हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, ये 100 पेज नोट सीरीज का 23वां लेक्चर है। इसके पहले कुल 22 लेक्चर्स हो चुके हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं जिनमें पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, पूरी की पूरी साइंस कंप्लीट हो चुकी है और एक लेक्चर पॉलिटी का भी हो चुका है, जिनके PDF को मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दिया है। आपने अगर पिछला वाला वीडियोज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात रेगुलर PDF की, तो रेगुलर PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से इसमें प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है और कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए नोट्स, ये वाला जो नोट्स है काफ़ी शानदार है, कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें तो हमने देख ली हैं। अभी चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, ये जो वीडियो है रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है, तो मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, डीप में नॉलेज चाहिए, डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो पैरेलल में जो बैच चल रहा है नचिकेता बैच, उसमें चीज़ों को टॉपिक वाइज काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया जा रहा है, तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देख सकते हैं। डिटेल्स में नॉलेज चाहिए तो यहाँ पर हम रिवीजन के पर्पस से वीडियो को देखेंगे, तो उतना ही एक्सप्लेन करूँगा जितना की ज़रूरत है, जितना से चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें बात करेंगे, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद की, उसके बाद नागरिकता, मौलिक अधिकार, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले भाग और अनुच्छेद को देख लेते हैं, फिर डिटेल्स में भी देखेंगे इन चीज़ों को। देखिए, भाग की बात की जाए तो संविधान में वर्तमान में देखिए मूल रूप से स्टार्टिंग में कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन गणना की दृष्टि से, काउंटिंग की दृष्टि से अभी संविधान में कितने भाग हो गए हैं? 25। काउंटिंग की दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, काउंटिंग की दृष्टि से। काउंटिंग की दृष्टि से कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कैसे ये ऐड कर दिया गया है 9, ये तो ये 9वां भाग है, 9वां भाग, ये 9 क ख, तो ये भाग 9 के अंदर ही है, लेकिन गिनती के हिसाब से देखा जाए तो देखिए 1 2 3 हो गए, ऐसे काउंटिंग की दृष्टि से। मूल रूप से 22 थे, अभी काउंटिंग की दृष्टि से देखा जाए, गिनती की गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा। देखिए, पहले भाग में बात कीजिए तो पहला भाग हो या अनुच्छेद हो, पहला अनुच्छेद हो, पहला भाग हो या फिर पहली अनुसूची हो, सब में संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। संघ अर्थात भारत राज्यों का संघ है, संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो पहले भाग में संघ और संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद की बात की जाए तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। भाग एक में पहले वाले भाग में संघ और संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, जिसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आते हैं? 1 से 4 तक। 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद हैं भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए, एक टाइप्स के जो भी अनुच्छेद है ना, एक टाइप्स के, उनको एक भाग में रख दिया गया है। जैसे देखिए, नागरिकता वाले जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक भाग में रख दिया गया है, नागरिकता वाले में। मूल अधिकार वाले जितने अनुच्छेद हैं, जितने आर्टिकल्स हैं, उनको मूल अधिकार में रख दिया गया है। तो भाग का ये मतलब है यहाँ पर। देखिए, पहले भाग में बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, संघ और संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, अनुच्छेद भी ध्यान रख सकते हैं। नागरिकता की बात जिसको हाईलाइट किया है उस पर विशेष फोकस रखिएगा, बाकी चीज़ों को भी देखते रहिए। दूसरे भाग में बात की जाए तो नागरिकता की बात की गई है। ठीक, नागरिकता और अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद नागरिकता के अंतर्गत आते हैं या फिर भाग 2 के अंतर्गत आते हैं? 5 से लेकर 11 तक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, फिर मूल अधिकार की बात की जाए तो मूल अधिकार जो आता है भाग 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद की बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद जो हैं मूल अधिकार के बारे में बता रहे हैं? 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद जो है ना मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक। चीज़ों को डिटेल्स में भी देखेंगे, अभी खाली देखते जाइए। फिर चौथे भाग की बात की जाए तो नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP की बात की गई है चौथे भाग में। अनुच्छेद की बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं DPSP के अंतर्गत? 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 में बात की गई है DPSP की, और अनुच्छेद की बात की जाए इसमें कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य 4 क, 4 क। ठीक, मूल कर्तव्य जो है भाग 4 क में है। भाग की बात किस भाग में है? 4 क में, या फिर इंग्लिश में बोले तो 4A। और अनुच्छेद की बात की जाए तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं, 15(1) के अंतर्गत मूल कर्तव्य आते हैं। 15(1)A
51A या फिर 51 क। ठीक। फिर 5वें भाग की बात की जाए तो 5वें भाग में संघ की बात की गई है, यूनियन की बात की गई है, केंद्र की बात की गई है, संघ की बात की गई है। ठीक है। 5वें भाग में अनुच्छेद की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जिसको हाईलाइट नहीं किया है उसको एक नज़र देख सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से चीज़ें याद आ जाएंगी। 5वें भाग में काय की बात की गई है, हाँ जिसको हाईलाइट किया है मैंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें भाग में संघ की बात की गई है। अनुच्छेद ध्यान रखना चाहते हैं तो 52 से लेकर 151 तक के जो अनुच्छेद है ना, वो संघ के अंतर्गत आते हैं। और संघ के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, संघ के अंतर्गत जैसे कि क्या बोलते हैं, ये कार्यपालिका हो गया। ठीक, अलग अलग अध्याय बनाए गए हैं इसमें। अध्याय 1 में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अध्याय 1 में कार्यपालिका हो गया। ठीक है, कार्यपालिका अध्याय 2 में संसद है, अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार है, फिर अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका है, अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। मतलब ये संघ के अंतर्गत आ रहे हैं। कौन कौन? कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार। वैसे ही राज्य की बात की जाए तो विशेष रूप से आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। भाग 6 में काय की बात की गई है, राज्य की बात की गई है। राज्य के अंतर्गत जैसे संघ के अंतर्गत कार्यपालिका है, संसद है, ठीक है, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार हैं, ऐसे ही कोरिलेट करके चीज़ों को देख लीजिए। राज्य के अंतर्गत इस यहाँ भी जो कार्यपालिका है, राज्य के जो विधानमंडल है, राज्यपाल हैं, जैसे वहाँ राष्ट्रपति है, यहाँ राज्यपाल हैं। ठीक ना, जैसे वहाँ संघीय न्यायालय है केंद्र वाले में, यहाँ पर उच्च न्यायालय है। समझ पा रहे होंगे आप, चाहे इसके अधीनस्थ जो न्यायालय है जैसे जिला न्यायालय वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि आप खाली ये ध्यान में रखिए भाग 5 में और भाग 6 में कौन कौन सी चीज़ें हैं, संघ है, राज्य है, और अनुच्छेद भी ध्यान में रख सकते हैं। 7वें भाग में आप ये ध्यान में रखिएगा कि 7वें भाग को निरस्त कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। किस संशोधन द्वारा? 7वां संशोधन, 7th संविधान संशोधन। ठीक है ना, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम अनुसूची के जो भाग ख हैं, प्रथम अनुसूची के जो भाग ख हैं, अर्थात पार्ट बी के जो राज्य हैं वो आते थे 7वें वाले भाग में, उनको डिलीट कर दिया गया है। आप यहाँ पर फिलहाल ये ध्यान में रखिए कि 7वां जो भाग है ना उसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद बात कर लीजिए 8वें में। तो देखिए क्रम से चीज़ों को याद रख सकते हैं, सिंपल है। 5वें में संघ, 6ठे में राज्य, 7वां तो डिलीट कर दिया गया है, संघ हो गया, केंद्र, राज्य, और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश। मतलब 8वें में संघ, राज्य, क्षेत्र। ठीक है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 239 से लेकर 241 तक। उसके बाद बात की जाए 9वें में, इंपॉर्टेंट है, पंचायत की बात की गई है। पंचायत की ये जरूर ध्यान में रखिएगा, पंचायत की बात की गई है 9वें भाग में। अनुच्छेद की बात की जाए तो 243 से लेकर 243 से लेकर 243 न, इंग्लिश में देखा जाए तो ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, ओ तक। उसके बाद बात कर ली जाए 9वां भाग हो गया 9 में देखा जाए, अर्थात 9A में, इंग्लिश में बात की जाए तो 9A। तो इसमें नगर पालिका की बात की गई है, क्रम से ही दिया हुआ है, पंचायत, फिर नगर पालिका का अनुच्छेद देखें तो 243 243 त से लेकर 243 या 6, मतलब 243 इंग्लिश में बोला जाए तो ये हो जाएगा P, 243 P से लेकर, अरे भाई क ख ग घ अंग, ऐसे क्रम से आप पढ़ेंगे ना तो उसी क्रम में ये त आया है। ऐसे अल्फ़ाबेट्स में आप देखने जाएंगे तो ABCD, तो उसी क्रम में ये P आया है, 15 बोल रहा हूँ, P आया है। अब समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद बात कर ली जाए, हाँ, तो 243 P से, इंग्लिश में बात करें तो P से लेकर 243 ZH, नहीं सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 243 P से लेकर 243 सॉरी ZG, यहाँ पर लिखा है मैंने P से लेकर ZG तक, 243 P से लेकर 243 ZG, देखते रहिएगा, नोट्स में काफ़ी अच्छे से लिखा है। ठीक है। और 9 ख की बात की जाए तो इस भाग में बात की गई है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, सहकारी समितियों की बात की गई है। अनुच्छेद देख सकते हैं 243 ZH से लेकर, इसके बाद से ZH से लेकर, देखिए Z है यहाँ, Z है यहाँ, G के बाद H आ गया है ना, ZH से लेकर ZT तक। ठीक, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, बाकी ये चीज़ें देख सकते हैं आप। फिर बात की जाए 10वीं अनुसूची की बात की जाए, सॉरी 10वीं अनुसूची 10वें भाग की बात की जाए तो इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की।
अनुच्छेद की बात की जाए तो 244 से लेकर 244 क अर्थात ए, 244 क अर्थात ए। ठीक है, ये सारी बातें हैं। और उसके बाद बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 11वें भाग में संविधान के 11वें भाग में, भारतीय संविधान के 11वें भाग में काय की बात की गई है? केंद्र राज्य संबंध की बात की गई है। काय की बात? केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद इसके अंतर्गत जो आएंगे ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर खाली भाग याद रखिए, लेकिन केंद्र राज्य संबंध जो है ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 243 से लेकर 63 तक। ठीक है, अब ये बातें आप ध्यान में रखेंगे कि मेंस ध्यान रखेंगे, और मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्र राज्य संबंध से, तो वहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं आप? इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। इसलिए ये पीटी में तो काम देगा ही, मेंस में भी काम देगा। डिटेल्स में पढ़ना है केंद्र राज्य संबंध को वैसे। ठीक, तो इन चीज़ों को हम डिटेल्स में भी देखेंगे। जैसे मैंने उसमें अध्याय की बात की थी संघ में राज्य में, वैसे ही केंद्र राज्य संबंध में 2 अध्याय में इन चीज़ों को देखा जा सकता है। एक अध्याय में विधायी संबंध की बात की गई है। ठीक है, कानूनी संबंध की बात की गई है, और एक में प्रशासनिक संबंध की बात की गई है। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अध्याय 1 में विधायी अर्थात कानूनी संबंध की बात की गई है, अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध की बात की गई है। ठीक है, 15वें भाग में बात की जाए तो निर्वाचन की बात की गई है। ठीक, निर्वाचन के अंतर्गत 324 से लेकर 329 तक के अनुच्छेद आते हैं। 324 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर ली जाए, सारी चीज़ें हम डिटेल्स में भी देखेंगे इन चीज़ों को अलग अलग। जैसे देख लीजिए, नागरिकता की हमने बात की है भाग में, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। और डीप नॉलेज के लिए आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं जो टॉपिक वाइज वीडियोज आ रहे हैं। हाँ, ये वीडियो रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। राजभाषा की बात की जाए तो राजभाषा में 17वां जो भाग है ना, इसमें राजभाषा की बात की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 343 से लेकर 351 तक। फिर बात कर ली जाए 18वें भाग में, 18वें भाग में आपात उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, 352 से 60। और 20वें भाग में बात की जाए तो संविधान के संशोधन की बात की गई है। संविधान के संशोधन की बात काय में की गई है? 20वें भाग में। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है 368, 368। ठीक है, कुछ एक भाग को मैंने छोड़ दिया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए। अब नागरिकता की बात कर लेते हैं अलग से, ऐसे ही सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, नागरिकता की बात की जाए तो अभी हमने देखा है कि नागरिकता जो है ये भाग 2 के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं इसके अंतर्गत? नागरिकता के लिए बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद जो है ना, ये इसके अंतर्गत आते हैं, नागरिकता के अंतर्गत। ठीक, हाँ, एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद हम अनुच्छेद को देखने वाले हैं। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता होती है, मतलब हम भारत के नागरिक होंगे, देश के नागरिक हैं। ठीक है, एकल नागरिकता और एकल अधिवास की बात की गई है अपने यहाँ। अधिवास बोल रहा हूँ, अधिवास। एकल नागरिकता और एकल अधिवास, एकल नागरिकता एंड एकल अधिवास अर्थात डोमिसाइल, निवास, एकल निवास। निवास कहाँ के हैं? जैसे हम मान लीजिए हम बात करते हैं, मैं बात करता हूँ अपने की, मैं बिहार का हूँ। ठीक है, तो निवास की बात की जाएगी, अधिवास की बात की जाएगी तो बिहार हो जाएगा, बट नागरिकता की बात की जाएगी मेरी, तो मैं कहाँ का नागरिक हूँ? भारत का नागरिक हूँ। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। तो अपने यहाँ जो बात की गई है एकल नागरिकता एकल अधिवास की बात की गई है। हाँ, यहाँ पर बात की जाए, थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर दोहरी नागरिकता की बात की गई है, तो एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रखिएगा दोहरी नागरिकता की बात कहाँ की गई है। तो 1-2 एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड। यहाँ पर आप देश के भी नागरिक होंगे, अमेरिका के भी, और वहाँ जो राज्य हैं उसके नागरिक भी होंगे साथ ही साथ, मतलब यहाँ पर दोहरी नागरिकता की बात की गई है। हाँ, एक एक करके सारे अनुच्छेद को देख लेते हैं। देखिए, जिसको हाईलाइट किया है वो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी जो अनुच्छेद है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चीज़ों को ध्यान रख लीजिए। आजकल जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एनालिटिकल टाइप के, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप मोटा मोटी ध्यान में रखिए। इसमें देखिए, पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन आप खाली एक एक लाइन ध्यान में रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो उन चीज़ों से आपका काम चल जाएगा। 5वें अनुच्छेद की बात करते हैं। देखिए, इसमें खाली ये लाइन भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का अधिकार, मतलब संविधान का जैसे ही प्रारंभ होता है, जब लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, वैसे ही किन लोगों को नागरिकता मिल जाती है? देखिए, जैसे एक तो उनको नागरिकता मिल जाती है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अधिवासित थे, निवास कर रहे थे। इस डेट तक की बात कर रहा है वो, ठीक, निवास कर रहे थे, या फिर जो भारतीय राज्य क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ था। समझ पा रहे हैं आप? या फिर दूसरी बात कर ली जाए तो एक और बात लिखी हुई है कि जिसके माता या पिता में से कोई, माता या पिता में से किसी एक का जन्म, इस डेट तक की वो बात कर रहा है। जन्म अगर भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ है तो वो भारत के नागरिक हो सकते हैं।
ठीक है, वो भारत के नागरिक होंगे। और तीसरी बात ये की गई थी कि इस अनुच्छेद की बात करें तो 5वें, तीसरी बात ये की गई थी कि भारतीय संविधान के, जब भारतीय संविधान लागू होता है उससे उससे पहले कम से कम 5 वर्ष से वो भारत में निवास कर रहे हों तो वो भारत के नागरिक होंगे। कम से कम 5 वर्ष तक निवास किए हुए हों, भारतीय संविधान जब लागू हुआ उसके पहले। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब बाकी चीज़ें हम डिटेल्स में देख रहे हैं उन वीडियोज में, जो पैरेलल में जो टॉपिक वाइज चीज़ों को मैं ला रहा हूँ, काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूँ, तो उन चीज़ों को देख सकते हैं नचिकेता बैच वाला जो वो वीडियोज है उनको। ठीक है, बाकी यहाँ पर खाली ये लाइनें ध्यान रखेंगे तभी काम चल जाएगा। 6th अनुसूची की बात, अनुच्छेद की बात की जाए, 6वें अनुच्छेद की बात की जाए तो इसमें बात की गई है पाकिस्तान से जो भारत आने वाले लोग थे उनको नागरिकता का अधिकार प्रदान करना। हाँ, कंडीशन था, कुछ कंडीशन था, जैसे कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो आए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, जो आए हैं और रह रहे हैं। हाँ, 19 जुलाई मतलब इस दिन जो आते हैं या इसके बाद जो आते हैं 6 माह से वो रह रहे हैं और सक्षम अधिकारी जो हैं उन्होंने उनको रजिस्ट्रीकृत कर दिया है तो वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये सारी बातें हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता का जो अधिकार है उसकी बात की गई है, वह कहाँ पर की गई है, अनुच्छेद 6 में। ठीक, तो हालांकि जब संविधान लागू हुआ ये उस टाइम की सारी बातें हैं, बहुत अब इसका कोई मतलब है नहीं विशेष, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए डिटेल्स में। बाकी चीज़ें हम देखेंगे, यहाँ पर वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा फिर ये कि रिवीजन के पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए मैं कम कोशिश करूँगा कि कम डिस्कस करूँ जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको। 7वें अनुच्छेद की बात कीजिए, 7वें अनुच्छेद की, तो भारत से जो पाकिस्तान जाने वाले लोग थे, जैसे कि 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के पश्चात, 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान चले गए हैं, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान चला गया है तो उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, इस अनुच्छेद में कहा गया है। हाँ, उसके पहले अगर कोई पाकिस्तान चला गया है ना, 1 मार्च से 1947 से पहले कोई पाकिस्तान चला गया है और उसके बाद उनका मन बदलता है तो वो आ सकते हैं, भारत के नागरिक उनको माना जाएगा। अगर वो चाहते हैं तो आ सकते हैं, भारत के नागरिक हो सकते हैं। इस अनुच्छेद में ये बात की गई है, क्योंकि देखिए वो चले तो जाते हैं बट उनको थोड़ी पता, बाद में बहुत दंगा फसाद हो जाता है, फिर उनको पता चलता है कि नहीं मेरे से शायद गलती हुई है, तो जिनका मन होता है वो आ सकते हैं। कब की बात ये कर रहा है, 1 मार्च 1947 से पहले अगर कोई पाकिस्तान चला गया है तो उनको नागरिक माना जाएगा भारत का, अगर वो नागरिक बनना चाहते हैं तो। किस अनुच्छेद के तहत, 7वें। खैर, आप इसमें ये ध्यान में रखिए कि 6ठे में बात किया गया है पाकिस्तान से भारत जाने वालों के लिए और 7वें में बात किया गया है भारत से पाकिस्तान आने वालों के लिए नागरिकता का अधिकार। ठीक है, 8वें में बात की जाए तो भारत के बाहर जो रह रहे हैं लोग, भारत के बाहर जो भी रह रहे हैं भारतीय मूल के लोग, भारतीय ऑरिजिन के लोग, उनके लिए बात की गई है किसमें, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, उसके बाद बात कर लीजिए 8वीं अनुसूची बोल रहा हूँ, 8वें अनुच्छेद में। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात कर लूँ मैं तो जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा उनको नागरिकता मिल सकती है। आगे हम देखेंगे अधिनियम ये वाला 1955, वो कम से कम उनको लेकिन कितना दिन तक यहाँ पर निवास करना पड़ेगा, 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा, 7 वर्ष तक, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। खैर, तो भारतीय मूल, हाँ 9वीं अनुसूची, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्वेच्छा से मतलब खुद की मर्जी से अगर कोई विदेशी राज्य का नागरिक बन जाता है, किसी विदेशी राज्य का नागरिक बन जाता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये किस अनुच्छेद में बात की गई है, 9वें अनुच्छेद में। आप ये स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखिएगा, ये काम देगा। अगर खुद की मर्जी से कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। 10वीं अनुसूची में काय की बात की गई है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता बनी रहेगी, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए, इस अनुच्छेद के पहले 6, 7, 5, 6, 7, 8 के तहत जिनको नागरिकता प्रदान की गई है उनकी नागरिकता, ऐसा नहीं है कि संसद में कोई कानून बनाकर उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, उनकी नागरिकता बनी रहेगी, उनकी नागरिकता निरंतर बनी रहेगी, निरंतरता मेंटेन की जाएगी। समझ पाए हैं आप, मतलब इनकी नागरिकता नहीं समाप्त की जाएगी। हाँ, कुछ एक एक्सेप्शंस है, आगे हम देख लेंगे कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, वो अलग बातें हैं, बट नॉर्मल केस में किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। मान लीजिए जैसे CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो इसमें नागरिकता छीनने की कहाँ बात की गई थी, इसमें नागरिकता देने की बात की गई थी। हाँ, विशेष समुदाय के लोगों को नागरिकता देने की बात की गई थी, लेकिन छीनने की बात नहीं की गई थी, किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात कर ली जाए 11वें अनुच्छेद में, तो इसमें नागरिकता संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है, संसद के पास है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
देखिए ये एक्ट एक देख लेते हैं। पहला एक्ट जो आया था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इस एक्ट में ये बात की गई थी कि भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ये सब तो चलिए अनुच्छेद, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय नागरिकता का जो प्रावधान था, किनको नागरिकता मिल जाए, मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी बातें यहाँ पर हैं। लेकिन बाद में अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो उसके लिए एक्ट लाया गया है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसके तहत 5 प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है। ये नाम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक। खाली नाम भी अभी विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो इस एक्ट के तहत एक तो ये है कि जन्म से किसी को भी नागरिकता मिल सकती है। अब जन्म का मतलब ये हुआ, यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा रख सकते हैं, डेट ना भी ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। एक तो है जन्म से, एक वंशानुगत, पंजीकरण ऑप्शन में दिया रहता है। एक मान लीजिए इसमें से ना दे के कुछ और दे देता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर वो नहीं होगा, ठीक। जैसे उसके बाद हाँ पहले ये देख लेते हैं फिर बात करते हैं। ये सारी बातें खाली अब नाम भी ध्यान में रखेंगे तो बहुत हद तक काम हो जाएगा। हाँ, तो जन्म से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। जन्म से कहने का मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी, थोड़ा सा डेट ध्यान रखिएगा, कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। हाँ, एक्सेप्शन में ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं कि विदेशी राजनयिकों के जो बच्चे हैं, जैसे एम्बेसडर वगैरह हो गए, राजदूत वगैरह हो गए, उनके जो बच्चे यहाँ पर जन्म लेते हैं वो नहीं होंगे भारत के नागरिक। शत्रुओं के अधीन अगर भारत में कोई उत्पन्न बच्चा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है शत्रुओं के अधीन, शत्रु के अधीन भारत में, ठीक, तो वो भी भारत का नागरिक नहीं होगा। शत्रु जैसे मान लीजिए कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, फिर प्लेन में कोई बच्चा पैदा हो जाता है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। फिर वंशानुगत देखा जाए, वंशानुक्रम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्जित भूमि के सम्मेलन से, ठीक है ना, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें तो मैं थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ, बट नाम इंपॉर्टेंट है ये। वंशानुगत से कहने का मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद अगर किसी बच्चे का जन्म होता है भारत से बाहर, विदेश में भी जन्म होता है, लेकिन उसके माता या पिता में से कोई भारत का अगर नागरिक है, ठीक है ना, भारत का कोई माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो वो बच्चा जो होगा भारत का नागरिक होगा, ठीक है, ये बोलता है ये एक्ट। उसके बाद पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी भारत का नागरिक बना जा सकता है। जैसे कि भारतीय मूल के अगर कोई व्यक्ति हैं, उनको भारत का नागरिक बनना है तो वो 7 वर्ष तक उनको कम से कम यहाँ पर निवास करना पड़ेगा भारत में। तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से वो भारत के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन 7 वर्ष तक उनको रहना अनिवार्य होगा, ठीक। ये चीज़ें हैं। देशीकरण या फिर देशीयकरण से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई विदेशी है, जब कोई विदेशी का देशीकरण के लिए, मतलब देशीयकरण के लिए, इस देश के नागरिक बनने के लिए कोई विदेशी अगर आवेदन करता है भारत सरकार को और भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। हाँ, उसको 10 वर्ष तक कम से कम रहना अनिवार्य होगा, उसके बाद भारत का नागरिक बन जाएगा। हाँ, भारतीय मूल के लिए पंजीकरण के माध्यम से भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए कितने वर्ष तक रहना अनिवार्य होगा? 7 वर्ष तक। विदेशी के लिए यहाँ पर देशीयकरण के माध्यम से कितना वर्ष तक रहना अनिवार्य होगा? 10 वर्ष तक, ठीक है। और उसके बाद ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा, मतलब मान लीजिए कोई युद्ध वगैरह होता है, उसमें लैंड एक्विजिशन हो जाता है, लैंड का, ज़मीन का अधिग्रहण हो जाता है, तो वो जो वहाँ के जो लोग हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। उसके बाद बात कर ली जाए नागरिकता की समाप्ति के 3 टाइप्स हैं। 3 प्रकार से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत। एक तो होता है कि अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेते हैं, वही तो अनुच्छेद हमने 9 में देखा था, तो स्वतः ही आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, कोई भी अगर अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं। एक तो ये उपाय हो गया। नागरिकता अगर कोई त्यागता है, नागरिकता को ही त्यागता है, तो एक मेथड ये हो गया त्यागने पर, याद रखिएगा जिसको भी हाईलाइट किया है उन बातों को। और सरकार द्वारा अगर वंचित कर दिया जाता है कि आप भारत के नागरिक नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कपट द्वारा, ठीक, झूठ के द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित की है, उसने भारत की नागरिकता ली है, राष्ट्र विरोधी या फिर राष्ट्र विरोधी कोई कार्य किया है, तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, ठीक। तो ये तीनों बातें ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सी बातें? एक तो अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, दूसरी बात त्यागने पर नागरिकता को, और सरकार द्वारा वंचित करने पर। 3 प्रकार याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट करके। ये सारी बातें मैंने अभी बता दी है कि देशीकरण के आधार पर विदेशी को 10 वर्ष तक निवास करना अनिवार्य है, कहाँ पर? भारत में, तब उसको नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण के आधार पर भारतीय मूल के लिए व्यक्तियों के लिए 7 वर्ष तक यहाँ पर रहना अनिवार्य है भारत में। और भारत में
कौन से नागरिकता की बात की गई है? एकल और एकल अधिवास की, एकल नागरिकता और एकल अधिवास डोमिसाइल निवास की बात की गई है। ठीक है, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। लेटेस्ट में जो नागरिकता संशोधन, बहुत सारे अधिनियम आए हैं, एक्ट्स आए हैं, संशोधन अधिनियम, लेटेस्ट संशोधन अधिनियम, मतलब जो नागरिकता से संबंधित एक्ट हैं बहुत सारे आए हैं बीच में। लेकिन मैं एक तो ये स्टार्टिंग वाला आप ध्यान रखिए, उसके बाद ये जो लेटेस्ट आया है ना नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये संसद में कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को। बहुत प्रासंगिक ये नहीं है अब ये क्वेश्चन की, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट लागू कब हुआ था थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं। 10 जनवरी 2020 को ये लागू होता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। हाँ, इसमें क्या बात की गई है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो हिंदू सिख, मतलब जो वहाँ के माइनॉरिटी हैं, हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, ठीक, उनको यहाँ पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। उनके नागरिकता की बात यहाँ पर की गई है इस एक्ट में, ठीक है ना, उनको नागरिकता देने की बात की गई है। किनको? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं उनको। मौलिक अधिकार को अब देख लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार की जो बात की गई है भारतीय संविधान के भाग 3 में बात की गई है, मैं बता चुका हूँ। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है? 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो न्याय योग्य हैं, न्यायोचित हैं, वाद योग्य हैं, अर्थात जस्टिसिएबल हैं। मतलब इसका मौलिक अधिकार में कोई छेड़छाड़ होता है, हनन होता है, आपको लगता है कि सही नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके बाद इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? राज्य के विरुद्ध एक गारंटी। मौलिक अधिकार को क्या बोला जाता है? राज्य के विरुद्ध एक गारंटी बोला जाता है। ठीक है ना, राज्य जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकती है इसमें, मौलिक अधिकार में कोई भी। उसके बाद बात कर ली जाए, हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने का समर्थन किया गया था। मैंने ये आज़ादी से पहले की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा नाम ये ध्यान रख लीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा। ये नेहरू मोतीलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा, ये हिस्ट्री में भी हम देख लेंगे। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मूल रूप से जो मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे वो पहले 7 थे, 7 थे। अब कितने हैं वर्तमान में? 6 मौलिक अधिकार हैं। एक कहाँ चला गया थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जो संपत्ति का अधिकार था ना, उसको हटाकर संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 और 19(1)(च) में, इसको हटाकर डाल दिया गया कहाँ पर? 300 क अर्थात ए में, और इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार जो कि मौलिक अधिकार था, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, इसीलिए अब 6 मौलिक अधिकार हैं। और कौन कौन से अधिकार है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है समता का अधिकार। समता का अधिकार मतलब 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, सब देखेंगे एक एक करके। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, 23-24। और फिर बात की जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है 25 से 28, 25 से 28। उसके बाद बात कर ली जाए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29-30 में है, 29 से लेकर 30 तक। और एक 31 तो हटा दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 32। इसी के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हाँ, चलिए एक एक करके सभी अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की बात की गई है। राज्य की परिभाषा, राज्य का मतलब ये नहीं जो आप समझ रहे हैं राज्य, स्टेट। ठीक, राज्य की परिभाषा की बात की गई है, मतलब इसमें राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? भारत सरकार, संसद, भारत सरकार और संसद, तथा राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार, प्रत्येक राज्य की सरकार, मतलब भारत सरकार, संसद, राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल। ठीक है, भारत सरकार के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जितने भी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं, सब किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत। ठीक, तो थोड़ा सा आप खाली ये ध्यान में रखिए कि राज्य की परिभाषा की बात 12 में की गई है। अनुच्छेद 13 की बात की जाए तो मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण, असंगत अर्थात इनकंसिस्टेंट, मतलब मूल अधिकारों के जो खिलाफ है, उनसे जो मेल नहीं खा रहा है, असंगत, तथा उनका अल्पीकरण मतलब उसको अगर कम करने का प्रयास किया जा रहा है, कम करने वाली विधियाँ, तो ये जो अनुच्छेद है ना, इन चीज़ों से संरक्षण प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद। इसी का एक एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है जो न्यायिक पुनरावलोकन है ना, ये जो है ना सुरक्षा कवच का काम करता है। मतलब ऐसा कोई कानून नहीं लाया जा सकता है, कोई विधि नहीं बनाई जा सकती है जो मूल अधिकारों के असंगत हो और इनका अल्पीकरण मतलब इनको कम करता हो। ठीक, इसका एग्जाम्पल है न्यायिक पुनरावलोकन।
जुडिशियल रिव्यू, इसके तहत न्यायिक पुनरावलोकन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकती है, ये चेक कर सकती है कि कोई भी जो संशोधन किया गया है वो मौलिक अधिकार की अगर बात कर ली जाए, मौलिक अधिकार की कोई भी संशोधन किया गया है तो वो चेक करेगी ना ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है। अगर असंवैधानिक हुआ तो उसको नल एंड वाइड घोषित कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया समझाने के लिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मौलिक अधिकार में वो यहाँ से शुरू होती हैं कि समता का जो अधिकार है ये कहाँ पर बात की गई है, 14 से 18 में। 14 में काय की बात की गई है कि विधि के समक्ष समता होगी, मतलब जो कानून है उसके समक्ष समता का भाव रखा जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव विशेष अधिकार, कोई जो मंत्री है, नेता हैं, ठीक है ना, छोटा बड़ा, जाति धर्म, इसके आधार पर कोई भेदभाव रखा जाएगा। विधि के समक्ष सबको समता प्रदान की जाएगी अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद 15 की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जो मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 15 की बात की गई है। 16वें में लोक नियोजन अर्थात पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक, उसके आधार पर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की जाएगी। हाँ, कुछ आरक्षण की बात की गई है, आरक्षण की बात हम बाद में बात करेंगे, वो अलग केस हो गया। लेकिन लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। जो लोक नियोजन है, जो भी सरकारी नौकरियां वगैरह है उसमें, ठीक, अवसर की समता प्रदान की जाएगी, अनुच्छेद 16। उसके बाद अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, छुआछूत का अंत। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 18 में बात की गई है उपाधियों के अंत की, ध्यान जरूर रखिएगा। अनुच्छेद जो 18 है ना, इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। बहुत सारी बातें और भी हैं इसमें, वो डिटेल्स में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए, उपाधियों के अंत की बात काई में की गई है, अनुच्छेद 18 में। देखिए, उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। इसमें जो बात की गई है, पहले अनुच्छेद 19 देख लेते हैं। 19 में अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताओं की बात की गई है। कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं की बात की गई है। खाली आप इतना भी ध्यान में रखते हैं तो चलेगा। हाँ, इसमें एक ये जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अर्थात स्पीच, मतलब भाषण देने की स्वतंत्रता, कुछ बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब कुछ बोलने, कुछ एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये आर्टिकल मन कर तो ध्यान रख सकते हैं। 19 1 1A अर्थात 1 क ख ग क्रम से मैंने लिखा है, ABCD, ठीक है ना, ऐसे आप देख लीजिएगा। तो ये सारे टाइप्स मैंने लिखे हैं। चलिए एक बार पढ़ के मैं बोल देता हूँ, आप देखते रहिएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति, या स्पीच हो गया, भाषण हो गया, अभिव्यक्ति कुछ भी एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है, ठीक है ना, कुछ बोलना है, किसी को अभिव्यक्त करना है, इसकी स्वतंत्रता इसमें दी गई है। शांतिपूर्वक एवं हथियार के बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता इसी में दी गई है। हाँ, एक और बात ध्यान में रखिएगा, जो बोलना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, इसी के अंतर्गत जो प्रेस, न्यूज और प्रेस वाली जो बात आती है ना, प्रेस वाली, अखबार और प्रेस वाली जो बात आती है, ये भी इसी के अंतर्गत चीज़ें आ जाएंगी। उनको भी जो स्वतंत्रता मिलती है इसी के अंतर्गत, 19 1 क के अंतर्गत। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोच सकते हैं आप। यहीं पर तो आपको कुछ भी अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता और भाषण देने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो कोरिलेट करके चीज़ों को याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो। फिर उसके बाद ख में काय की बात की गई है, शांतिपूर्वक हथियार के बिना सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ग में काय की बात की गई है, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। भारत में अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता भारत में, ये घ में बात की गई है। अंग में भारत में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। और वृत्ति अर्थात कोई भी प्रोफेशन आप धारण कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता भी इसमें दी गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिएगा। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है, अर्थात कन्विक्शन की बात, दोष सिद्धि कन्विक्शन। ये इसलिए किया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसको दंडित नहीं किया जा सके। जब तक दोष सिद्धि ना हो जाए, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि वो अपराधी है, तब तक उसको दंडित नहीं किया जा सके। और उसको किसी भी तरीके से, उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से अपने विरुद्ध, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, खाली आप ये ध्यान में रखिए कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 20 में। उसके बाद 21 की बात की जाए तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण, लाइफ एवं दैहिक अर्थात पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है इकाई में 21 में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, हम देखेंगे इसको, ठीक है ना। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, बहुत सारी बातें हैं। ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर बात की जाए 21 की, 21A की,
तो ये 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको ऐड किया गया था 21A को, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा अर्थात 6 से लेकर 14 वर्ष की जो शिक्षा है ना, उसका अधिकार की बात 21A में की गई है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 22 की बात की जाए तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध अर्थात डिटेंशन से संरक्षण की बात की गई है। जैसे कि जो अपनी गिरफ्तारी है, जो भी गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कारण जानने का अधिकार है। अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का उसको अधिकार है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर अपनी रुचि के वकील से, मतलब अपने इंटरेस्ट के जिसको वो चाहता है वकील से मामला को कोर्ट में प्रस्तुत करने का भी अधिकार है उसको। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का भी अधिकार है। इन 24 घंटों में ध्यान रखिएगा, 24 घंटों में छुट्टी के दिन और जो यात्रा में आने जाने में जो टाइम लगता है उसको नहीं गिना जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध की बात कहाँ की गई है, इसमें 22 में, ठीक है। उसके बाद बात की जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो इसमें मानव के बलात् श्रम अर्थात फोर्स्ड लेबर, ठीक है ना, ज़बरदस्ती मतलब आप किससे काम नहीं करा सकते हैं, इसकी बात की गई है। मानव के बलात् श्रम अर्थात फोर्स्ड लेबर व दुर्व्यापार अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव के दुर्व्यापार अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहने का मतलब किसी को कुछ पैसों में या फिर बहला फुसला कर ले जाना और गलत काम में लगा देना, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका प्रतिषेध किया गया है, ठीक है, 23 में। उसके बाद 24 की बात की जाए तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, उनके नियोजन का, उनको काम पर नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद बात कर लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये इसमें जो बात की गई है धार्मिक स्वतंत्रता की बात, वो 25 से लेकर 28 अनुच्छेद तक, 25 से 28, ठीक है। 1 मिनट, 25 से 28 तक बात की गई है, ठीक है। 25 की बात कर ली जाए तो देखिए 25 अनुच्छेद 25 में बात की गई है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने। अंतःकरण मतलब जो हमारा मन कहता है, और धर्म को अबाध रूप से, बिना किसी रोक टोक के अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 के तहत वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को इतना ही यहीं पर रहने देता हूँ। बाकी चीज़ें आगे कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।